प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग रेडॉक्स रिजेक्शन के लेक्चर 2 को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि रेडॉक्स रिजेक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है। बताए थे कि ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी भी पदार्थ से हम लोग ऑक्सीजन को निकाल लें, उसके जाबड़े से ऑक्सीजन को खींच ले, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। इसी प्रकार हम कहें कि हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और उसके विपरीत यदि हाइड्रोजन उसके जाबड़े से खींच लिया जाए, उस कंपाउंड के जाबड़े से हाइड्रोजन को खींच ले, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। चार्ज के आधार पर बताए थे यदि, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताए थे यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो बोलना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यदि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, तो बोलना कि रिडक्शन हो रहा है। इस चार्ज के आधार पर बताए थे यदि किसी का चार्ज, किसी स्पेसीज का चार्ज अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ रहा है। मान लिया कि मेरे माथे पर 0 चार्ज है और अभिक्रिया करके हमारी चार्ज +6 हो गया, तो बोलना सर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अर्थात चार्ज बढ़ने की क्रिया को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चार्ज घट जाए, मेरा चार्ज इस पर +6 है, अभिक्रिया कर ले किसी से, अरे तुमसे कर ले, उससे कर ले, यदि अभिक्रिया करने के बाद मेरा चार्ज घट रहा है, तो बोलना रिडक्शन हो रहा है। और बताए थे कि जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन की क्रिया हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया एनोड पर होती है, रिडक्शन की क्रिया कैथोड पर होती है। इसको रटवाए थे, सियार आओ बताए थे। तो चलो अब प्रश्न उठता है कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। तो अभी हम चार्ज निकालना सीखेंगे कि किस पर कितना चार्ज होता है, और चार्ज निकालना सीख लेंगे तो देख लेंगे हम आसानी से किसका चार्ज अभिक्रिया में बढ़ रहा है, किसका चार्ज अभिक्रिया में घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहचान हो जाएगी। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पहचान होगी तो हम रेडॉक्स रिजेक्शन पहचान लेंगे। किसी को दिक्कत यहां तक? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, हम लोग बेसिक में ही इस टॉपिक से अवगत हैं, वैलेंसी को पढ़े थे। देखिए, वैलेंसी को ही हम लोग बेटा कंबाइनिंग नंबर कहते हैं। कंबाइनिंग नंबर के नाम से जानते हैं। और बताए थे किसी भी तत्व के परमाणु या स्पेसीज को संयोग करने की क्षमता को, जुड़ने की क्षमता को, ठीक है, वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, यह जितने हाइड्रोजन परमाणु से, जितने क्लोरीन परमाणु से ये जुड़े होते हैं, इनकी वैलेंसी इनके बराबर होती है। वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला भी बताए थे, और बताए थे कि वैलेंसी का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है और शून्य हो सकता है किसका, इनर्ट गैस का। इसका मान न तो ऋणात्मक होगा ना ही भिन्न में होगा। याद रखिएगा इन तमाम बातों को बताया था। अर्थात यह एक नियत राशि होती है, बदलती बदलती नहीं है। इसके विपरीत जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसका गुण विपरीत होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी बताए थे। यहां देखिएगा HCl मैं कह दूं, यहां कितने हाइड्रोजन कितने क्लोरीन से जुड़ा है, तो आप कहिएगा कि सर हाइड्रोजन 1 क्लोरीन से जुड़ा है। ये जो हाइड्रोजन जो है कितने कल्लोरानी से जुड़ी हुई है, बोलना 1 कल्लोरानी से जुड़ी हुई है। तो हाइड्रोजन का कोई पूछ दे कि बता हाइड्रोजन की वैलेंसी बता कितना होगा, तो 1 होगा। और यहां कल्लोरानी, कल्लो का वैलेंसी बताओ, इस कल्लोरानी की वैलेंसी बताओ, कल्लोरानी कितने हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, तो भाई 1 से जुड़ी हुई, तो इसकी वैलेंसी 1 होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? इसकी भी वैलेंसी 1 हुआ। अब यही वैलेंसी चार्ज से जुड़ा हो, चार्ज से संबंधित हो, तो कहेंगे कि वह इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि इसी वैलेंसी को, यदि हाइड्रोजन की वैलेंसी को यहाँ +1 लिख दूं और क्लोरीन के वैलेंसी को मैं -1 लिख दूं, तो यह ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ठीक है, वैलेंसी जो है याद रखिएगा, इसी वैलेंसी को यदि हम याद रखिएगा प्लस माइनस साइन के रूप में लिख दें, निगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में लिख दें एटम के ऊपर, तो यह रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो कोई पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट किस जंतु का नाम है, तो कहना कि किसी यौगिक में, किसी स्पेसीज में पर एटम जो चार्ज उत्पन्न होता है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इसका मान ऋणात्मक हो सकता है, इसका मान धनात्मक हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान फ्रैक्शन में हो सकता है, P/Q के रूप में हो सकता है। तो कोई पूछे वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन स्टेट में मूल अंतर यही है
कि यह कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, यह किसी तत्व या आयन की संयोग करने की क्षमता को बताता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यह किसी अणु या आयन में प्रति परमाणु चार्ज को रिप्रेजेंट करता है कि उसके ऊपर कितना चार्ज उत्पन्न हो रहा है। दूसरी चीज, यह एक नियत राशि होता है वैलेंसी, और ऑक्सीडेशन स्टेट एक परिवर्तनशील राशि होता है। मतलब मेरा ही ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग यौगिकों में अलग अलग हो सकता है, एक ही तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग यौगिकों में अलग अलग हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, समझते चलिएगा एक एक बिंदु, या बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई नीट के एग्जाम के व्यू से, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से व्यू है। चाहे 11th के बच्चे इसको देख रहे हो, या 12 के बच्चे देख रहे हो, या जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे देख, सबके लिए यह लाभदायक है, याद रखिएगा। अरे YouTube से सारा ये मटेरियल लोग चुरा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, चुराने ना दीजिए। यदि कोई मेरा शहद चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। पूरा सिवान के बच्चे पढ़ेंगे, गोपालगंज के बच्चे पढ़ेंगे, पूरे छपरा कमिश्नरी के बच्चे पढ़ेंगे, पूरा इंडिया पढ़े, पूरा बिहार पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े तो पढ़ना चाहिए उसको कम से कम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को संक्षेप में हम लोग ओएन या ओएस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा, ओएन या ओएस के द्वारा। कोई पूछे कि क्या है तो बोलना कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन पर एटम इन ए कंपाउंड और स्पेसीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। किसी यौगिक में या किसी स्पेसीज में प्रति परमाणु जो चार्ज उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लीजिए कि हम लोग 10 आदमी हैं, एक साथ सटे हुए हैं, हमारा ऊपर +4 चार्ज आ जाए, तुम्हारा ऊपर +3 आ जाए, ठीक है, उसके ऊपर +1 आ जाए, तो कहना कि ये चार्ज जो उत्पन्न होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। अब तुम्हारे पापी मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये चार्जवा उत्पन्न काहे होता है सर, ले अब तो तुम्हारे दिमाग में तरह तरह का बात आता है, चार्ज उत्पन्न काहे होगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण यह चार्ज उत्पन्न होगा। अरे यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर ऋणात्मक चार्ज, और कोई ग्रहण कर रहा है तो ऋणात्मक चार्ज, और जो दे रहा है उस पर धनात्मक चार्ज। तो ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के कारण यह चार्ज उत्पन्न होता है। या यूं कहें कि किसी यौगिक में विभिन्न प्रकार के विद्युत ऋणात्मक तत्व के परमाणु जुड़े होंगे जिनकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होती है। एक की अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक का कम होगा तो उसे खींचा जाएगा। इसी के कारण यह चार्ज उत्पन्न हो जाता है, याद रखिएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगी उस पर ऋणात्मक चार्ज होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की बात हो रही है। तो इस बिंदु को भी मैं ऐड कर दिया हूं कि किसी यौगिक में विभिन्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु के कारण ही यह उत्पन्न होता है। आगे बढ़े, यहां तक किसी को तो दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ऑक्सीडेशन नंबर का मान कैसे निकालेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का मान जो होता है कहां से कहां तक हो सकता है, इसको समझिए। ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तनशील होता है और वैलेंसी क्या है, एक नियत राशि है, याद रखिए। ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तनशील होता है जबकि वैलेंसी एक नियत राशि है। ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तनशील होता है, इसका मान पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक माने पॉजिटिव में होगा, इसका मान निगेटिव में होगा, इसका मान शून्य हो सकता है और इसका मान भिन्न में हो सकता है p/q के रूप में। फिर तुम्हारे पापी मन में सवाल आता होगा कि भिन्न में ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है ना भिन्न में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो ये भिन्न में कैसे आएगा। तो याद रखिएगा यदि भिन्न में आ रहा है p/q के रूप में तो वह ऑक्सीडेशन स्टेट उस तत्व का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल करेंगे, आगे बहुत सारा उदाहरण लेंगे। अभी तो बेसिक बातें हम बता रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात कि धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा, शून्य होगा और भिन्न होगा, परंतु इसका मान वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता है। किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होगा। मान लिया जाए कि मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो बोलना कि सर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी +6 से अधिक नहीं होगा। यदि तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो बोलना कि मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी +4 से अधिक नहीं होगा। और मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो सकता है, अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट +8 से अधिक हो ही नहीं सकता है। समझने के लिए एक बात आपको बता दें, यहां ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई पूछ दे कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। सल्फर किस ग्रुप का तत्व है, ग्रुप 16 का तत्व है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 होगा, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। तो +6 तो समझ में आ गया कि सल्फर का +6 होगा। या सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी तत्व हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 होगा। +6 से
अधिक आ रहा है या तो समझेंगे कि वह गलत है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि निकाल रहे हैं 7 आ जाए तो बोलेंगे गलत है, 9 आ जाएंगे बोलेंगे गलत है, लेकिन 6 से कम आए, लेकिन 6 तक ही आना चाहिए, 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे मन में आता है तो अधिकतम तो बता दिए, न्यूनतम कितना होगा अभी बता रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण से आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई क्लोरीन का कह दे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यह ग्रुप 17 का तत्व है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकता है, +7 से अधिक कभी नहीं हो सकता। यह बात क्लियर है। अब दूसरी बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा तत्व के ऊपर ही व्यक्त किया जाता है। यदि मान लिया जाए कि उस पर +4 चार्ज आ रहा है तो उसके माथवा पर +4 लिख देंगे, यदि -2 आ रहा है तो उसके माथवा पर -2 लिख देंगे, 0 आ रहा है तो उसके माथवा पर 0 लिख देंगे। समझने के लिए ध्यान से समझ लीजिए, मान लिए NaCl है, अभी देखते चलिएगा, मान लीजिए कि सोडियम पर +1 आ गया तो यहाँ +1 लिख देंगे और क्लोरीन पर -1 लिख देंगे। अभी आप चिंता मत कीजिए कि +1 -1 कैसे लिखें, माइनस तो समझ में आ गया कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक इसलिए माइनस में होगा, इसका प्लस है। क्यों +1 हुआ, क्यों -1, निकालने की तरीका सिखाएंगे, वैज्ञानिकों ने जो नियम बताए हैं उसको सिखाएंगे। तो यह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, यह ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। मान लिया जाए कि यहाँ सोना कह दे, सोना पर +3 4 लिख दे तो कहना यह सोना का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। यहाँ EU लिख दे, यहाँ +1 लिख दे, बोलना इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। तो किसी भी स्पेसीज पर जो चार्ज होता है, जो चार्ज उत्पन्न होता है वह ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और इसको हमेशा व्यक्त करने के लिए हम लोग इसके ऊपर बना देते हैं, इसके ऊपर उस चार्ज को लिख देते हैं। एक और बात देख रहे हैं, प्लस माइनस साइन छूटना नहीं चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा, इसलिए +- पर पूरा ध्यान रखना है। तो इस बात को समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम आपको ये बात बता दें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जाएगा, रेंज क्या होगा, माने कहां से कहां ले जाई। अब देखा समझा करा के, इसको कहते हैं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। निकालने की एक जरा हटके ट्रिक्स बता रहे हैं, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जरा हटके ट्रिक्स देखिएगा, जरा हटके ट्रिक्स देखिएगा कैसे निकालते हैं। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जाएगा, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, N-8 टू +N तक होता है। अब तुम्हारे पापी मन में सवाल आता होगा कि N क्या है, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। N क्या है, तो यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि ग्रुप 1 के तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 के तत्वों का 2 होता है, 13 के तत्वों का 3 होता है, 14 के तत्वों का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8 और हीलियम का केवल 2 होता है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बताए थे कि यह परिवर्तनशील वैलेंसी को प्रदर्शित करता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछ दे सवाल कि बताइए यहां कि सल्फर का, या आपसे कह दे कि ऑक्सीजन फैमिली के तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज बताएं, ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज बताएं। मतलब सल्फर का कहे या ऑक्सीजन फैमिली के तत्वों का पूछे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगा, तो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे कि N-8 का है, यह मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को, और +N क्या करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। अब देखिए, बताइए आप एक ही चीज पहले बता दीजिए हमको कि सल्फर किस ग्रुप का तत्व है। आपको रटवाए थे कि ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा लवली, तो ये बताओ तो सनम ग्रुप 16 का तत्व है, यह ग्रुप 16 का तत्व है बेटा जी। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम N मानते हैं कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसका रेंज निकाल दो, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो अभी फॉर्मूला क्या पढ़ो, N-8, N क्या हुआ 6 -8 टू +6 तक जाएगा। तो 6 में से 8 गया, अरे बताओ -2 टू +6, मतलब कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम -2 हो सकता है, और कहां तक जाएगा, +6 तक। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली की किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम यदि निकाल रहे हो तो -2 से +6 के बीच में ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो समझेंगे कि फर्जी कंसेप्ट लगा दिए हो, तुम फर्जी कंसेप्ट से बना रहे हो, तुम्हारा सवाल सही नहीं है। यदि सल्फर का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, किसी सवाल में 7 आ जाएगा तो बोलेंगे बिल्कुल गलत है, ना बाबा ना, बिल्कुल गलत है,
ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल से हम समझते हैं कि कैसे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, ये ट्रिक का। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला n-8 प्लस n। n-8 मैक्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, प्लस n मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। किसी को दिक्कत, समस्या, कोई प्रॉब्लम? एक और सवाल हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछ दे बेटा जी, कह दे कि बताइए क्लोरीन का, या कह दे क्लोरीन का या हैलोजन का, हैलोजन में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, ठीक है। मतलब कि हैलोजन फैमिली के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जा सकता है, तो अभी बताए हैं कैसे निकालने का तरीका होता है भाई। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-8। बताओ क्लोरीन ग्रुप 17 का तत्व है, ग्रुप 17 का तत्व है कि नहीं? अरे ग्रुप 17 का तत्व है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम n मानते हैं 7 हो जाएगा। तो बताओ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला n का मान है 7 और -8 2 + 7 बराबर क्या हो जाएगा? -1 2 क्या होगा? +7। मैंने किसी भी हैलोजन का यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा कहां से कहां तक हो सकता है? -1 से +7 तक हो सकता है। किसी को दिक्कत? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कोई सवाल आज बना दोगे? कोई पूछे कि बताओ सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो आप बता दीजिएगा -2। कोई पूछे मैक्सिमम कितना होगा? +6। कोई पूछे क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मैक्सिमम कितना होगा? +7। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ सवाल इस पर आधारित हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा जी। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसका उत्तर दीजिएगा। कोई पूछे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है, मुझे उम्मीद है कि आप बना दीजिएगा। बता दोगे? क्लियर है? इसका जवाब आप दीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं कि बोरॉन फैमिली के तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोरॉन फैमिली इज। आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। मिनिमम मैक्सिमम आप निकाल लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने नियम कानून बनाए हैं, उस नियम कानून का अध्ययन करेंगे। इस नियम कानून में कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता है, ठीक है। जो हूबहू नियम बनाए गए हैं उसको मात्र दिमाग में बैठाना है। सवाल को आप जो ही 2-4 बनाइएगा, नियम कानून दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आज हम इसके कुछ ही नियमों का चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेसिक सवाल बताएंगे, और जो सवाल दिया जा रहा है उसको घर पर बैठ के बिल्कुल शिद्दत के साथ बनाइएगा। ओरली निकालना सीखिएगा कि ओरली निकल रहा है कि नहीं। कलम कापी तब लगाया जाता है ना, अरे चींटी को मारने के लिए ना चप्पल काफी है। चींटी को मारने के लिए 1 के 56 चलाने लगोगे ना तो तुम्ही को गोली लग जाएगा। छोटी छोटी सवाल बताएंगे जो आसानी से बन जाएगा। तो पहला रूल क्या कह रहा है, याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट या नेटिव फॉर्म इज ऑलवेज 0। मैंने कोई भी तत्व जो है नेटिव फॉर्म में, मैंने जिस अवस्था में भगवान जी उसको पैदा किए हैं, जिस अवस्था में वो रहता है, यदि वो अकेले रहे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर स्वतंत्र अवस्था में 0 होता है। मतलब भगवान जी जिस रूप में, अल्लाह ईश्वर जिस रूप में उसको पैदा किए हैं और जिस रूप में वो रहता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हमेशा Cl2 Br2 के फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, फास्फोरस हमेशा P4 के रूप में होता है, ओजोन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, जितनी भी एलिमेंट्री गैस होती है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जिस फॉर्म में इस पृथ्वी पर वो पाया जाए तो उसी को कहेंगे एलिमेंटल फॉर्म या नेटिव फॉर्म। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हम लोग को मानना है, याद रखिएगा 0 होता है। इसका एग्जांपल कुछ हम लोग समझते चलेंगे। जैसे कोई पूछ दे कि बताओ सोडियम हमेशा Na के रूप में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कोई पूछेगा पोटेशियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कोई आपसे कह दे कि बताओ मैग्नीशियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ठीक है। कोई पूछे बताओ ऑक्सीजन, हमेशा ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कोई पूछे हाइड्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कोई पूछे कि क्लोरीन Cl2 बोलना ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कोई पूछे Br2 बोलना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कई बार ये पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड में। फास्फोरस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, P4
P4 के फॉर्म में बिना सोचे फास्फोरस हमेशा P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सुन, क्योंकि यह इसी फॉर्म में दुनिया में पाया जाता, अकेले है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट सुन। केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच से भी क्लियर करके बताएंगे कि क्योंकि हमारा जीरो हुआ। अभी हम लोग कुछ नियम का अध्ययन करेंगे, इसको टेक्निक से बताएंगे, केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच से भी क्लियर करके दिखाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछ दे ओजोन, ओजोन का नाम सुने O3, इसकी भी ऑक्सीडेशन संख्या 0। सल्फर एसिड, ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सुन। तो इस तरह से आप चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं कि कोई भी तत्व यदि एलिमेंट्री फॉर्म में हो, ठीक है, नेटिव फॉर्म में हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य मानी जाती है। हीलियम कह दे कि हीलियम की ऑक्सीडेशन संख्या शून्य, कोई पूछे नियन की ऑक्सीडेशन संख्या शून्य, आर्गन की ऑक्सीडेशन संख्या शून्य, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या शून्य। ठीक है, ये तमाम बात आप सीख चुके हैं। एक चीज और बात बता रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें आप, आगे की ओर बढ़े बेटा। एक बहुत ही प्यारा सा नोट हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। नोट बताने जा रहे हैं आपको। देखिए एलवाई का तो नाम सुने हैं मिश्र धातु का, अपरूप का नाम तो सुने ही हैं बेटा अपरूप का। तो याद रखिएगा एक नोट में कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलवाई, एलवाई का मतलब मिश्र धातु, एंड एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स का हिंदी होता है अपरूप। क्या होता है? अपरूप। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलवाई एंड एलोट्रॉप्स आर जीरो। हमेशा याद रखेगा मिश्र धातु कोई हो या कोई अपरूप हो, उसमें उस तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य मानी जाती है। कई बार ये कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछ दिया गया है, हीरा का फॉर्मूला या कार्बन का अपरूप है सी होता है। कोई पूछे हीरा में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो कहिएगा 0 होगा। कोई पूछ दे ग्रेफाइट का फॉर्मूला भी सी, ग्रेफाइट में कोई पूछ दे कि बता कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 होगा। आप कोक का नाम सुने होंगे, अरे कोक माने वही कोयला जिस पर मकैया का बालवा भूजते हो। अरे देखो लकड़ी के जलाने के बाद जो कोयला बन जाता, धुआं रहित कोयला, मकई का बाल खूब भूजा जाता है, ठेला वाला पर देखो कोक है, वो भी कार्बन का एक अपरूप है। में कोई पूछ दे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन पूछ दे। में कोई पूछ दे कि बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 होगा। चलो एलवाई की तुम बात करते हो तो कुछ हम मिश्र धातु का नाम आपके यहां ले रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। जैसे आपसे कह दे ब्रास, ब्रास का तो नाम सुने ही हो, ब्रास को पीतल या कांसा कहते हैं, इसमें कॉपर होता है और जिंक होता है। अब कोई पूछे कि ब्रास में दोनों धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अमलगम का नाम दे दे, अमलगम दे दे, अमलगम कोई भी अमलगम दे दे। यहाँ सोडियम अमलगम हम ले रहे हैं, यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन संख्या 0, मरकरी की भी 0। तो कोई भी दुनिया का मिश्र धातु दे दे, उसमें प्रत्येक तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं, 0 मानते हैं कोई, क्योंकि वह एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल बताने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन कंबाइन स्टेट, हमेशा जब हाइड्रोजन किसी यौगिक में हो, माने किसी चीज से जुड़ा हो, जब कंबाइन स्टेट कहेंगे तो समझना कि किसी चीज से सटा हुआ हो, किसी चीज से वह जुड़ा हुआ है, यौगिक में हो, किसी रेडिकल में वह मौजूद है। याद रखिएगा कंबाइन स्टेट माने संयुक्त अवस्था, कोनो यौगिक में हो। तो हाइड्रोजन यदि कंबाइन स्टेट में हो तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा याद रखिएगा +1 माना जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, मतलब धातु के हाइड्राइड को छोड़कर। या यूं कहें कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा, धातु के साथ -1 होगा। मतलब मेटल हाइड्राइड में क्या मानेंगे, उसका -1 मान लिया जाता है, और कहीं बाकी रहे तो उसका क्या होगा, +1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पहले समझ लीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि यहाँ H2SO4, कोई पूछे कि बताओ यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या हम क्या मानेंगे क्या, यदि मानेंगे तभी तो बाकी का निकलेगा, तो कहेंगे कि सर यहाँ +1 मानेंगे। कोई आपसे पूछ दे कि बताओ HCl में, यहाँ देखो तो अधातु के साथ जुड़ा है, ठीक है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन संख्या मानेंगे +1। कोई आपसे पूछ दे कि बता मेरे भाई जी यहाँ
H3PO3 में कोई पूछे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन संख्या कितना होगा तो कहिएगा कि सर +1 होगा। कोई आपसे पूछ दे कि बताओ H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगा, +1 होगा। मतलब किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा +1 मानना है, मानेंगे तभी तो दूसरे का निकलेगा। लेकिन यदि धातु के साथ या भागा जुड़ जाए तो याद रखिएगा, धातु के साथ जुड़ जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या उलट जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे मेटल के साथ इसका बिहेव, जैसे मैं कहूं कि सोडियम हाइड्राइड, मतलब यही मेटल का हाइड्राइड है, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या होगा, याद रखिएगा हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा जी, याद रखिएगा -1 होगा। क्या होगा, -1। इसी प्रकार मैं कह दूं कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन का होगा -, माने एक हाइड्रोजन का -1, ये प्रति परमाणु होता है, मतलब एक हाइड्रोजन का -1 मानेंगे। इसी प्रकार कोई पूछे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, इसका नाम होता है, याद रखिएगा लाहा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही मजबूत और बहुत ही महंगा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, सब आगे पढ़ाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट होता है या हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम करता है। तो मेटल हाइड्राइड में धातु से जुड़ा हो तो -1, बाकी अधातु से जुड़ा हो, किसी भी चीज से जुड़ा हो तो +1 होगा। किसी को दिक्कत, इस रूल को समझने में कहीं दिक्कत, अरे मानेंगे तभी तो निकलेगा, इसका मानेंगे तो इसका निकल जाएगा। या वैज्ञानिकों ने नियम बताए, कब, जब यौगिक में जुड़े हो तब। लेकिन कोई पूछे यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में 0, लेकिन यही हाइड्रोजन जब यौगिक में जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसका होगा +1 और मेटल हाइड्राइड में हो जाता है -1। ठीक है, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले आगे की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 देखा जाए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कालीज मेटल, एंड ग्रुप 2 जिसको कहते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप 1 और 2 के तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइन स्टेट में या यौगिकों में, याद रखें, क्रमशः +1 या +2 मानते हैं। ठीक है, यदि यौगिक में कोई भी ग्रुप 1 का तत्व जुड़ा हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम, तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मानेंगे, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 होता है। और ग्रुप 2 के धातु जो जुड़े हों या 2 के तत्व जुड़े हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मानेंगे, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। समझ लिया जाए इसको भी, ऐसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबोडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, छोड़ रहे हैं, या कहीं भी यौगिकों में आए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 मानेंगे। ठीक है, बिना मतलब के सर बता रहे हैं, बिना मतलब के सर बता रहे हैं, रेडियम को छोड़ रहे हैं, चूंकि रेडियो एक्टिव होगा तो इसका 2 होगा, लेकिन कब, कंबाइन स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में आए तब। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि बताइए यहाँ NaCl है, अब NaCl में यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन संख्या +1 मानेंगे, मैं कह दूं बताओ K2SO4 है, यहाँ पोटेशियम का कितना मानेंगे, +1 मानेंगे। यहाँ कोई पूछ दे K4 FeCN6 आ जाए, FeCN6 आ जाए, अब इस पोटेशियम ग्रुप 1 का तत्व है तो इसका +1 होगा, एक पोटेशियम का +1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं कह दूं कि बेटा जी कैल्शियम ऑक्साइड बताओ, कैल्शियम किस ग्रुप का तत्व है, ग्रुप 2 का धातु है तो इसका +2 होगा। मैं कहूं MgO मैग्नीशियम का क्या होगा, +2 होगा। यौगिकों में मानेंगे +2, तब तो दूसरे का निकलेगा। इसी प्रकार मैं कह दूं कि बताओ MgCl2 में बताओ कितना होगा, मैग्नीशियम का +2 होगा। तो एग्जाम्पल से तो समझ चुके होंगे, नियम अभी बताते चल रहे हैं 2-4, उसके बाद अभी सवाल करवाएंगे। तो ग्रुप 1 के धातु का +1, ग्रुप 2 के धातु का +2 होगा, याद रखिएगा, कंबाइन स्टेट में। लेकिन ऐसे कोई पूछ दे कि सोडियम का कितना होगा, 0, कैल्शियम का कितना होगा, 0, मैग्नीशियम का कितना होगा, 0, चूंकि मैग्नीशियम एलिमेंटल स्टेट में मैग्नीशियम किस फॉर्म में पाया जाता है, Mg के ही तौर पर पाया जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नियम हम लोग देखेंगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, माने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हो हैलोजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कंबाइन स्टेट में हम लोग क्या मानते हैं, -1। माइनस साइन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताए थे कहां से कहां तक जा सकता है, -1 से +7 तक जा सकता है। लेकिन सवाल में कितना मानेंगे दूसरे का निकालने के लिए, -1। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे मैं कह दूं बताओ NaCl, अभी पढ़े हैं सोडियम का क्या होगा,
+1 तो क्लोरीन का क्या होगा -1। यदि इसी प्रकार मैं कह दूं HF, बताओ इस फ्लोरीन का कितना होगा -1। इसी प्रकार मैं कह दूं O2F2 इस फ्लोरीन का कितना होगा -1। इसी प्रकार मैं कह दूं OF2 इसका कितना होगा -1। इसी प्रकार मैं कह दूं ICl3 बता इस क्लोरीन का कितना होगा -1, क्लोरीन का कितना होगा -1। ऐसे कंपाउंड को इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। जब हैलोजन आपस में संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं उसको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। इसी प्रकार आपसे कह दे MgCl2, बताओ इस क्लोरीन का कितना होगा -1। इसी प्रकार कोई पूछ दे कि सोडियम ब्रोमाइड, बताओ इस ब्रोमीन का कितना होगा -1। तो यौगिकों में हैलोजन कोई भी आ जाए उसकी ऑक्सीडेशन संख्या -1 मान के ही बाकी को निकालेंगे। किसी को एतराज है? पहले स्क्रीनशॉट ले इसका फटाफट अंदाज में। बढ़े आगे, चलिए रूल नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी यही कंसेप्ट का प्रयोग करके अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। किसी उदासीन अणु में कोई भी यौगिक दिखाई दे, इस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो किसी उदासीन अणु में प्रत्येक परमाणुओं के ऑक्सीडेशन संख्या का योग जो होता है 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, मान लिया जाए कि हम यहाँ NaCl दे दें, NaCl। अभी पढ़े थे कि कोई भी ग्रुप 1 का धातु आ जाए उसकी ऑक्सीडेशन संख्या +1 और अभी हैलोजन का कितना होता है -1। तो यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम यहां कितना आ रहा है बेटा, +1 आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका सम कितना होगा 0। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Na+Cl = 0। तो कोई भी उदासीन मॉलिक्यूल है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और जोड़ोगे तो 0 आना चाहिए। एक लड़का बोला एक और एग्जांपल ले लिया, हम चलो ले लेते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं HCl या दूसरा ले लो MgCl2 ले लेते हैं। अभी बताए हैं कि ग्रुप 2 के धातु कोई भी आ जाए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और हैलोजन आता है तो इसका -1 होगा, मतलब एक क्लोरीन का -1। अब बताओ Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ बेटा, +2 हुआ और क्लोरीन का 2 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बताओ, 2 गुणे -1 कर दें क्या, बराबर -2 हो जाए कि नहीं। अरे बताओ एक क्लोरीन का तो -1 हुआ ना, तो 2 का 2 एकम -2, तो +2 से -2 खत्म हो गया, इसका योग क्या हुआ 0 हुआ। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Mg+2Cl = 0। तो याद रखिएगा कोई भी उदासीन मॉलिक्यूल दिखाई दे, कोई भी उदासीन यौगिक दिखाई दे, उसके सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हम 0 लिखेंगे, याद रखिएगा। अब जैसे कोई पूछ दे कि बताओ H2SO4, क्या हम इसको ऐसे लिख दे तो बवाल करोगे क्या कि 2H + S + 4O = 0। किसी को एतराज? बोलना कि नहीं सर, 2 हाइड्रोजन + 1 सल्फर + 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और जोड़ेंगे तो बिल्कुल 0 आएगा। आगे हम निकाल के सल्फर का जोड़ के भी दिखाएंगे। ऐसे सबका हम एग्जाम्पल दे दिए हैं ताकि आप समझ सकें। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, समझने के लिए बात बताए हैं। आगे की ओर बढ़े बेटा, चलो इस नियम को देखेंगे और समझेंगे और इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। याद रखिएगा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कंबाइन स्टेट में किसी यौगिक में जुड़ा हो तो -2 मानेंगे, एक्सेप्ट छोड़ करके पर ऑक्साइड को छोड़ करके। अब आपके दिमाग में आता होगा पर ऑक्साइड का, इसकी चर्चा कल के क्लास में करेंगे कि यदि यही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इसको कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। तो परऑक्साइड को छोड़ दिया जाए, सुपर ऑक्साइड ओजोनाइड को छोड़ दिया जाए। हमेशा सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड ग्रुप 1 के ही धातु बनाते हैं। O2F2 डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड को छोड़ दिया जाए और OF2 ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड को छोड़ दिया जाए। ये इतने यौगिकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मानेंगे, या यूं कहें कि ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मानेंगे। परऑक्साइड वाले कंपाउंड 2, 4, 10 फेमस है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। सुपर ऑक्साइड क्या है, ओजोनाइड क्या है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इसी आधार पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे। तो अभी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानना है, -2। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कोई पूछ दे कैसे, जैसे मैं कहूं कि H2SO4, बताओ इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 माने, एक ऑक्सीजन का कितना हुआ -2। मैं कहूं H2O, बताओ यहां ऑक्सीजन का स्टेट -2। मैं कहूं कि बताओ HClO4, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -2। यहां मैं कह दूं बताओ PO
POCl3 इसका क्या होगा -2। तो अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मानेंगे। हम कह दें H2SO7 जिसको तुम ओलियम पढ़े हो, ओलियम 11th क्लासेज में हम बेसिक में बताए थे, इसका क्या होगा -2 होगा। तो अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मानेंगे, लेकिन परऑक्साइड को छोड़ करके, सुपर ऑक्साइड को छोड़ करके, ओजोनाइड को छोड़ करके, O2F2 को छोड़ करके, OF2 को छोड़ करके, ये सब क्या है इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पूरी दबंग थ्योरी के साथ। अब चलिए इसके आधार पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी 2 नियम बताएं कि एलिमेंटल स्टेट में किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य मानी जाती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा +1 होगा और धातु के साथ हमेशा क्या होगा -1 होगा। हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ग्रुप 1 के तत्व का +1 होगा, 2 के तत्व का +2 होगा और अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। ठीक है, और किसी भी उदासीन अणु में सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन संख्याओं का योग 0 के बराबर होता है। 2 मिनट की चीज इतने देर में हम बताए हैं। अब चलिए इस पर हम लोग कुछ सवाल करते हैं और मजा आ जाएगा बेटा। ध्यान देना, अब सवाल कह रहा है कि फाइंड आउट, क्या कह रहा है सवाल कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। कह रहा है कि इस अंडरलाइन एलिमेंट जो है में इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। और ऑक्सीकरण संख्या क्या है, किसी यौगिक में प्रति परमाणु, एक परमाणु पर उपस्थित चार्ज, मैंने पूछ रहा है कि मैग्नीज पर चार्ज निकाल दो, एक क्रोमियम पर चार्ज निकाल दो, एक नाइट्रोजन पर चार्ज निकाल दो, एक कार्बन पर चार्ज निकाल दो। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा हम कैसे निकालें। इसको कहते हैं पोटेशियम परमैग्नेट या डार्क पर्पल कलर का होता है। याद रखिएगा एंटीसेप्टिक्स के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है और एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह K2Cr2O7 है, यह ऑरेंज कलर होता है, यह भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, याद रखिए। और दोनों ही चार्ज ट्रांसफर के कारण रंगीन होते हैं। इन तमाम चीजों की चर्चा हम लोग 12 में डी ब्लॉक एलिमेंट में करेंगे। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते कैसे हैं। क्या हम इसको 1 नंबर को हल कर रहे हैं, देखिएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख दे K+Mn +4O को हम इन्वर्टेड कमा में लिखेंगे, नहीं तो 40 लिख लेंगे, =0 लिख दे। क्या किसी को एतराज? कोई पूछे क्यों? अभी बताएं कि कोई भी उदासीन अणु हो सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। मान लिए सुन, जिसका निकालना है बेटा उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना, एक्स पेक्स मानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, किताब में वैसा माना होगा। अब बताओ पोटेशियम ग्रुप 1 का तत्व है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे? +1। प्लस का साइन है तो प्लस। मैग्नीज का निकालना है Mn छोड़ देते हैं, प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ 4 है तो 4। और अभी पढ़ें कि अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 =0। किसी को एतराज है? अब बताओ यह कितना हो गया? यह +1 हो गया, यह +Mn हो गया, यह कितना होगा? 4 दूनी के -8 हो गया =0। अब -8 में से 1 गया, क्या बचा बेटा? यहाँ Mn क्या बचा? Mn -7 क्या बचा? 0 बचा। इसलिए Mn क्या बच गया बेटा? +7 बचा। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसका +7 आएगा। ओरली भी निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का -2 तो 4 दूनी के 8 -8, और पोटेशियम पर +1 तो -8 में से 1 गया तो -7, और -7 को बराबर के इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? +7। तो ओरली निकालेंगे हम, ऐसा सवाल बता रहे हैं। एक और सवाल को देखिएगा, उसके बाद हम फिर बता रहे हैं आपको, अभ्यास कराएंगे। कोई पूछे कि K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, लिख देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। बोर्ड एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है, ओरली निकाल सकते हो। 7 दूनी के 14, -14 में से 2 गया, -12, 1 क्रोमियम का +6। देखो कैसे, इसको क्या हम लिख दे? 2K + 2Cr +7O, O को हमेशा इन्वर्टेड कमा में लिखना =0। देखो तो इसको हम हल कर रहे हैं। किसी को दिक्कत? 2 है तो 2, और पोटेशियम का +1 होता है, अभी पढ़े हो ग्रुप 1 का धातु है। 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 7 है और ऑक्सीजन का -2 होता है =0। यहाँ +2 लिख सकते हैं, प्लस है तो +2Cr। जिसका निकालना है उसको ज्यों का त्यों छोड़ना है, नो एक्सपेक्स, कुछ एक्सपेक्स नहीं मानना है। माना कि जाना कि मानते जानते रह जाएगा, पता चला कि वो गायब हो गया। कोई मानना जानना नहीं है। और देखो तो 7 दूनी के -14 =0 हो गया। अब 14 -14 में से 2 गया बेटा, यहाँ लिख सकते हैं कि 2Cr -12 =0। इसलिए इतना तो मैथ आता है, Cr बराबर क्या हो जाएगा? +12 डिवाइडेड बाई 2 =+6। या प्लस साइन लिखना बहुत जरूरी है, प्लस साइन माइनस साइन जो आए लिखना जरूरी है। तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया?
+6 आ गया। एक क्रोमियम का कितना आया +6, 2 का कहता तो +12 हो सकता है। तो याद रहे कि यहाँ कितना आया +6, ये कई बार पूछा गया है। यहां तक किसी को दिक्कत? 2-3 और बता रहे हैं, बाकी आपको बनाना होगा। ओरली निकालना सीखो तुम। स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया? चलो 1-2 और बता रहे हैं, पूरा ध्यान से समझिएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। बेटा जी ये ध्यान से समझते चलिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है। अब देखिए कह रहा है हमारा सवाल, कह रहा है कि बताइए NH3 का निकाल के दिखाओ। NH3 का निकालना है तो ओरली निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का निकालना है। क्या इसको N लिख दें +3H लिख दें, इसको 0 लिख दें, किसी को एतराज है? अब बताओ, अभी तुम पढ़े हो, जिसका निकालना है उसका ज्यों का त्यों छोड़ो। 3 है, हाइड्रोजन का क्या मानते हैं +1 मानते हैं = 0, या N माइनस क्या हो जाएगा N, यहाँ देखो N +3 = 0, या इस +3 को हम किधर भेज दे बेटा जी, इधर भेज दे तो N -3 हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आ गया। किसी को एतराज? चलो यहाँ देख लेते हैं, एक और सवाल दिया हुआ है हमारा ओलियम का H2S2O7 में कह रहा है दोनों सल्फर का निकालिए। सॉरी, क्या इसको हम लिख सकते हैं कि 2H + 2S + 7O = 0। क्यों 0 मानेंगे? क्योंकि सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन संख्याओं का योग 0 के बराबर होता है, साबित भी किए हैं। जिसका निकालना है ज्यों का त्यों छोड़ना है, एक्सपेक्स नहीं मानना है, किताब वाला बात, किताब छाप बात यूज नहीं करना है। बताओ हाइड्रोजन का कितना होगा? यहाँ लिख दें 2 × +1, यहाँ लिख दें 2S + 7 × -2। अरे तुम्हारे पापी मन में सवाल आता होगा -2 कहाँ से ले? अभी नियम तो बताए हैं कि ऑक्सीजन अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन का -2, जिसका निकालना है ज्यों का त्यों छोड़ो। हाइड्रोजन का +1 यदि धातु से जुड़ा होगा तो क्या होगा? याद रखिएगा -1 होगा। तो बताओ तो 2 एकम +2, अब प्लस जिसका निकलना है 2S + -7 दूनी के 14, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां भी हो जाएगा हमारा 14 = 0। -14 में से 2 गया, लिख सकते हैं कि 2S - 12 = 0। बेटा जी इतना तो गणित सबको आता है, इसलिए S बराबर क्या हो सकता है कि +12 / 2 बराबर +6। यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या कितना आ गया? +6। +6 से अधिक आ जाएगा तो समझेंगे कि गलत हो रहा है। जैसे कंपाउंड आपके सामने है H2SO5, कह दे निकालो ओरली, यहाँ इसका -2 मान लेंगे तो इसी का 5 दूनी के 10 और इसका +1, तो 5 दूनी के 10 -10 में से 2 गया, -10 में से 2 गया 8। यहाँ सल्फर का +8 आ रहा है, इसका मतलब कि 8 नहीं हो सकता है, इसमें जरूर कोई ना कोई लोचा है, जरूर कोई ना कोई बात है, इस सल्फर में कोई ना कोई बात है, अर्थात इस कंपाउंड में कोई ना कोई बात है। इसमें याद रखना कि पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा जी। अभी जो सवाल बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, उतना ही बनाइए, बाकी मैं सवाल दूंगा, कोई भी सवाल नहीं है जो किसी भी पुस्तक का जवाब से नहीं बने। थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है कहीं तो बताए, किसी को दिक्कत है, अभी 5-6 रूल बताए हैं, एक रूल और बता रहे हैं। एक सवाल ग्लूकोज में कह रहा है कार्बन का, तो C6H12O6, इसी को हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, डेक्सट्रोज है, या इसी को ग्लूकोज कहते हैं। 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, वहां तमाम चीजों को सीखेंगे कि ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, मल्टोज क्या है, तमाम चीजों को, और सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है। तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। यहाँ नोट्स नहीं बांटा जाता, हर चीज को पढ़ाई जाती है बेटा, यहाँ ध्यान से सीखो। तो क्या इसको लिख सकते हैं 6C + 12H + 6O = 0? किसी को दिक्कत? ये इन्वर्टेड कमा दे रहे हैं तो लोग 60 पढ़ लेंगे। अब किसका निकालना है? कार्बन का, तो इसको ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। 6C + 12, इसका +1, इसका +6 - 2 = 0, या 6C ये क्या हो जाएगा? +12 और 6 दूनी के -12, क्या हो जाएगा? -12 = 0। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बेटा? देखो -12 + 12 कट गया, यहाँ C बराबर हो जाएगा 0। तो किसी को एतराज है? इतना तो मैथ सबको आता है। तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या 0 आ गया, तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। किसी को एतराज है? इसका -3 लिख सकते हैं। ओरली आप निकाल सकते हो। एक सवाल आप ओरली बताओ तो क्या आएगा बेटा जी? यहाँ आपसे कोई पूछ दे कि बताओ इस सवाल को ओरली बताना है, मुंह से कैसे हम निकालेंगे? ठीक है, आपसे कह दे कि बताइए
H2CO3 में C का निकालना है। देखो तो ऑक्सीजन का तो -2 होता है और इसका +1 होता है। अब देखो तो 3 दूनी के -6, मुंह से करना है -6, इसका होगा 2 एकम +2, तो -6 में से 2 गया बेटा, -6 में से 2 गया -4, और -4 को बराबर के इधर भेज दोगे तो +4, ओरली निकाल सकते हो आप। इसी प्रकार एक और सवाल हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नहीं तो अब उड़ने वाला है ही, उड़ने वाला है गायब। चलो जादू मंत्र से गायब कर देते हैं बेटा, देख रहे हो ना जादू मंत्र से कैसे गायब किया जाता है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि PCl5 में फास्फोरस का बताइए, तो बेटा जी अभी बताए हैं कि फास्फोरस का कितना होता, क्लोरीन का -1 होता है, तो 5 एकम -5, -5 को इधर भेज देगा तो +5, तो इसका क्या हो जाएगा +5। तो इस तरह के सवाल को तो आप आसानी से ओरली निकाल सकते हो। नियम बताए हैं कि हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा, धातु के साथ -1, ऑक्सीजन का अधिकांश यौगिकों में -2, ग्रुप 1 के धातु का +1, ग्रुप 2 के धातु का +2, अधिकांश यौगिकों में हैलोजन का -1 मानेंगे, इसका मान माइनस से लेकर +7 तक हो सकता है। माइनस हमेशा उसी का होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगा, प्लस उसी का होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होगा। ये तमाम चीज को जानना है तो इन सवाल को आप लिखिए, घर पे अभ्यास कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे कि जो अंडरलाइन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, जैसे H2SO4 जिसको किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, इसी को आयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। सल्फ्यूरस एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसी को कार्बोलिक एसिड नहीं कार्बोनिक एसिड, सॉरी, इसको कहते हैं बेटा कार्बोनिक, CRBO, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। पेप्सी कोको कोला में यही पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड में कार्बन का निकालना है, इसमें ग्लूकोज, ये शुगर है, सुक्रोज है, सुक्रोज को चीनी कहते हैं, इसमें कार्बन का निकालना है। कैल्शियम क्लोरेट में क्लोरीन का निकालना है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का निकालना है, और H2O में ऑक्सीजन का निकालना है। फॉस्फीन है, याद रखेगा, सड़ी मछली में इसी का गंध पाया जाता है। सबका अंडरलाइन का आप निकाल लीजिएगा, निकाल के देखिएगा कि उत्तर सही आ रहा है कि नहीं, और कॉपी में बनाइएगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहीं दिक्कत हो रही है। तो चलिए हम लोग न्यू एपिसोड में मिलेंगे लेक्चर 3 के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।